आज की क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर आता है, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इसकी फर्स्ट कैटेगरी कराने जा रही हूँ। मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो कैटेगरीज ऑलरेडी सिखा रखी है, ठीक है। वापस से मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे जो कैटेगरीज आपने ऑलरेडी सीख रखा है और जिनके नेम्स याद होना आपके लिए मस्ट और बहुत ज्यादा जरूरी है। उस सीरीज में मैंने आपको नोट कराया था क्राइजोफाइट्स फर्स्ट कैटेगरी है। नंबर 2 पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको सीखना है डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये इतनी बार सुनेंगे कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें से कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक आपके पास कैटेगरी क्या है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स के बाद इस कैटेगरी के सैप्रोफाइट्स या फिर इस पूरे किंगडम का फंजाई जिसको बोला जाता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। लास्ट में मैं आपको प्रोटोजोअन्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्राइजोफाइट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्राइजोफाइट्स को ही समझ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्राइजोफाइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है और इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है। मैंने क्या बोला, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैग है कि हम किसी चीज को ये टैग दे रहे हैं कि ये ओशन के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करता है। तो ऑब्वियस अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये कि आपके लिए मैंने यहाँ पे एक ये इमेज जो है ये लगा रखा है, ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस इमेज का जो कलर है इस ऊपर वाले में तो और ज्यादा बेटर दिख रहा है, आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है? अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूं आपसे एज अ गोल्डन। लेमैन, बिल्कुल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कैसा कलर दिख रहा है आपको? गोल्डन दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने इमेज लगाया ही इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। तो एक जब पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा, Which of the following is the category of golden algae desmids? ठीक है। तो ये गोल्डन एल्गी जो है ये बिलोंग ही करता है क्राइजोफाइट्स। तो इस कैटेगरी के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इस कैटेगरी में आपको क्या सीखना है या क्या पढ़ना है, तो गोल्डन एल्गी जो है वो आपको इसी कैटेगरी में पढ़ना है। गोल्डन एल्गी हम बोलते किसको हैं? डेस्मिड्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ रीजन है आपके सामने। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा है, गोल्डन कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम डाइटम्स और डेस्मिड्स को इंक्लूड करने का काम करेंगे, ठीक है। जब हम बायो की पढ़ाई करते हैं ना, तो चाहे हम प्लांट्स की पढ़ाई करें, एनिमल्स की पढ़ाई करें, फंजाई पढ़ें, प्रोटिस्टा पढ़ें, मोनेरा कुछ भी पढ़ें, एक्स वाई जेड, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज क्या होती है कि हमें उसके हैबिटेट से स्टार्ट करना होता है। ऑब्वियस कॉमन सेंस है। जैसे जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, इवन कि ह्यूमन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो मैमल्स भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसको स्टार्ट किससे करना होता है? हैबिटेट से स्टार्ट करना होता है। तो हैबिटेट के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि टेरेस्ट्रियल लैंड के फॉर्म में तो कभी आपने इनको देखा नहीं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है, फ्रेश वाटर के साथ साथ आपको ये मरीन इन्वायरमेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। समझ आया? फ्रेश वाटर का मतलब है जैसे आपके घर के आसपास जो सीवेज लाइन है ना, उसका वाटर भी किसकी कैटेगरी में आता है? फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है फ्रेश वाटर की कैटेगरी में? इसका रीजन ये है, फ्रेश वाटर का ये मतलब नहीं कि आपको कोई आरओ का या एक्वागार्ड का पानी दे दे। फ्रेश वाटर का मतलब है उसकी सैलिनिटी कम होगी, मरीन वाटर का मतलब है उसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। बस ये छोटी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स क्या है? फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मरीन इन्वायरमेंट्स में भी पाए जाएंगे। अगर कोई बोल दे आपको एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, मतलब उसका एक भी मेंबर मरीन वाटर में नहीं पाया जाएगा। अगर आपको कोई बोल दे मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, मतलब कुछ रेयरली पाए जा सकते हैं किसमें? मरीन इन्वायरमेंट।
कोई अगर आपको बोल दे एक्सक्लूसिवली इन मरीन इन्वायरमेंट, मतलब एक भी, और एक्सक्लूसिव जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा बोलने का मतलब क्या है कि वहां जो है आपके दिमाग में एक पजल सा घूमता है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, वो खत्म हो जाता है। एक्सक्लूसिव का टैग लगा दिया आपने, मतलब उसका एक भी मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, दोनों हैबिटेट में ये पाया जा रहा है, तो ये याद हो गया सबको। अब ये इसके अपीयरेंस को, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है कि कैसा है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, खुली आंखों से तो आपको दिखेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक बोलने का मतलब है कि इनका साइज जो है वो काफी स्मॉलर है, बहुत छोटा है। ठीक है। देन, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, प्रोटिस्टा की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद एक टर्म आता है आपके पास यहाँ पे, प्लैंकटन। प्लैंकटन की बारी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया कि ये प्लैंकटन्स है। फाइटोप्लैंकटन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टर्म। तो प्लैंकटन का कुछ मतलब होता है, तो प्लैंकटन का मतलब है कोई भी चीज, एनीथिंग दैट मूव्स पैसिवली इन वाटर करेंट्स। मतलब कि वो पानी में मूव करेगा लेकिन पैसिवली, उसको अपनी तरफ से कोई एफर्ट, कोई एटीपी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको पहले से ही सिंप्लीफाई करती हुई चलती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फ्लोट पैसिवली। बिना किसी एफर्ट के जब कोई चीज कहीं मूव करता है तो हम लोग उसको पैसिवली कहते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। तो आज के बाद से अगर कोई आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लैंकटन, तो आपको बताना है हाँ कि फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। लेकिन अगर फाइटोप्लैंक्टन्स लिखा हो, इसका मतलब उसका कनेक्शन जरूर प्लांट के साथ होगा। अगर जू प्लैंकटन लिखा है तो उसका कनेक्शन जरूर एनिमल्स के साथ होगा। ठीक है। अभी भी मैंने आपको एक बात बोला, जैसे ही हम इसको यहाँ पे टैग लगाते हैं ना, ये अलग से लिखा हुआ ही क्वेश्चन आया था एज इट इज, जैसे ही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, आपके सामने क्वेश्चन ही रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा इज रेफर्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। कुछ नहीं करना, एज इट इज क्राइजोफाइट्स को मार्क कर देना है आपको मार्क। तो ये क्राइजोफाइट्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है। अच्छा ठीक है, अगर ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है, प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, यहाँ जो मैंने टर्म लिखा है प्रोड्यूसर, क्या मतलब है इसका बताइए। प्रोड्यूसर का क्या मतलब समझते हैं? मैम जो कोई चीज बनाता हो। मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। यस मैम। अगर हम प्लांट के, लेकिन एक चीज और है, किंगडम प्लांटी की हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटिस्टा की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन प्रोटिस्टा को मैंने डे वन से आपको बता रखा है कि इसको हम हेट्रोजिनस किंगडम का टैग देंगे। क्यों देंगे हेट्रोजिनस किंगडम का टैग, क्यों जरूरी है? तो रीजन ये है कि कई ऐसी कैटेगरी है जो कि देखिए, अभी फर्स्ट कैटेगरी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो चीफ प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे वो भी प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेटिक है। फिर यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बोलूंगी सनलाइट देंगे, तब तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर आप उसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो प्रीडेटर बन जाएगा। ऐसा तो कहीं आपको सुनने को और कहीं मिलेगा नहीं। फिर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ाऊंगी तो डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, या फिर पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में तो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक होंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम मोटे तौर पे ऐसा बोल देंगे कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, हेट्रोजिनस किंगडम है। तो मैंने यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखा, तो प्रोड्यूसर से मुझे क्या बताना है कि जैसे ही आपने यहाँ पे टैग लगाया चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको देख के कोई भी बच्चा लिख सकता है कि ये फोटोसिंथेटिक होंगे, यस और नो। कुछ रटना तो है नहीं आपको। कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, ऑब्वियस है। शुरू वाले पॉइंट से, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाले पॉइंट से देख के आप ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आइसोलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो फोटोसिंथेटिक होगा, तो ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। लेकिन सवाल तब उठता है यहाँ पे जब लिखा रहता है मोस्ट ऑफ देम। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम क्यों लिखा गया है।
उसका रीजन ये है कि जो रिसर्च अभी भी चल रहा है और जो रिसर्च अभी तक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि कुछ ऐसे क्राइजोफाइट्स हैं जिनको कि अगर सनलाइट अवेलेबल ना कराया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब मैं बोलूं क्राइजोफाइट्स आर, आपको चार ऑप्शन दे दो। पहले मैं बोलूं एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक, बी ऑप्शन में बोलूं मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फिर मैं बोलूं रेयरली फोटोसिंथेटिक, तो आपको वहां पे तब जाके पता चलेगा कि इन सारे पॉइंट्स में कितना बड़ा बड़ा गैप है और कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट किसी को? नो मैम। है ना? और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे क्योंकि इमेज लगा हुआ है, मुझे पता है आप नोट करते हैं, साथ के साथ नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रेफरेंस के तौर पे इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। मैम डन। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझाने जा रही हूँ। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके लिए क्या है, ये फेमिलियर हो जाता है एक तरीके से। ये नहीं, एग्जाम्पल इसका क्या फेमिलियर हो जाता है, सो भी समझिए ध्यान से। सोप बॉक्स देखा है आपने अपने घरों में, सोप जिसमें रखते हैं? यस मैम। तो जो आपने सोप बॉक्स देखा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सोप बॉक्स के ये नीचे वाला जो केस है, जिसके अंदर आपने क्या करा, सोप रखा। यहाँ पे क्या करा आपने, सोप रखा। फिर आप उसके ऊपर वाले केस को ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसा ही देखा है आपने। ठीक है, हम यस लोग मैम। यहाँ पे हाँ समझ क्या रहे हैं, डायटम्स के वॉल के बारे में सीख रहे हैं। बेस्ट डायग्राम है ये, बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको समझाने के लिए, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स इन डायटम्स, तो इसमें जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात क्या है यहाँ पे, कि ये जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक इसी तरीके से टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, शेल मतलब कवरिंग होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हम लोग बोलेंगे टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। उसके बाद ना आप जब पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा हुआ भी आपको दिखेगा, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जो एक दूसरे पे कैसे फिट होते हैं, जैसे सोप बॉक्स के दोनों जो पार्ट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि भाई इतना स्पेशल क्यों है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इसका जो ये केस नजर आ रहा है, इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। इनके वॉल्स के अंदर आपको सिलिका जो है वो भी मिलेगा। तो सिलिका मिलेगा तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो सिलिका के प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा। डिस्ट्रक्टिबल मतलब जो टूट सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जो नहीं टूट सकता है। अच्छा ठीक है, तो जब इनडिस्ट्रक्टिबल होगा तो जरूर कुछ होता होगा। तो इनडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जब इन डायटम्स की डेथ हो जाती है। तो डायटम्स की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, फिर डायटम्स के डेथ होने के बाद ये जो सारे के सारे डायटम्स हैं, इनके वॉल का तो कुछ नहीं होना। तो वॉल का जब कुछ नहीं होना तो जरूर ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन होता होगा।
तो एक्यूमुलेशन कहाँ होता है? ये सी या ओशन के बॉटम में जाके ये क्या करेगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। जब कोई भी चीज इंडिस्ट्रक्टिबल है, आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ये नेचर में है ना, ये क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, कोई भी चीज से आप इसको क्या नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपको क्या सीखने को सुनने को मिलेगा कि जरूर उसमें कुछ स्पेशल चीज होगी। तो स्पेशल चीज क्या है, वो ये है, एक टर्म अभी तुरंत मैं आपको इसी कैटेगरी में आगे जाके सिखाऊंगी। समझने के लिए ये इमेज जो है ये बेस्ट है आपके लिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये देखिए, ये पता है क्या है? लेकिन हाँ, एक और चीज है, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये कब होगा? बिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब इसमें बिलियंस, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है डायटोमेशियस अर्थ के बनने में। किसके बनने में? डायटम से बना देंगे डायटोमेशियस। डायटम से क्या बना देंगे? डायटोमेशियस। तो इसमें बिलियंस ईयर्स का टाइम जो है वो लग सकता है। तो यहाँ जो आपको ये नजर आ रहा है कि एक इस तरीके से ये एक्यूमुलेटेड है, ये पूरा का पूरा जो एक्यूमुलेटेड जमा हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, क्या है ये? तो ये डेड डायटम्स है। डेड डायटम्स को जब आप इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, तो क्या बनेगा? तो डायटोमेशियस अर्थ बनेगा। कैसे बनेगा डायटोमेशियस अर्थ? क्योंकि डायटम्स का जो वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं तोड़ा जाएगा तो नेचर कुछ ना कुछ तो करेगा। क्या करेगा? एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेशन होगा तो क्या बनेगा? डायटोमेशियस अर्थ होगा। ठीक है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि इसके पास टू ओवरलैपिंग, सही में ओवरलैपिंग है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स अवेलेबल है इसके पास। सारे बच्चों को पता है हाइपो मतलब बिलो होता है, हाइपो मतलब नीचे होता है, ईपी मतलब एबव होता है। ठीक है। तो हाइपो वेल्व मतलब नीचे वाला जो वेल्व है उसको हम हाइपो वेल्व बोल देंगे, ऊपर वाले को हम लोग ईपी वेल्व बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से वापस देखिए, थीका मीन्स कंपार्टमेंट होता है, तो ऊपर वाले को हमने बोला एपी थीका और नीचे वाले को हमने बोला हाइपो थीका। ठीक है। अगर एक दूसरी टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करें तो हर जगह ऊपर वाले में एपी एपी एपी, तो अपर वाले केस को हम लोग एपी सिंगुलम कहते हैं और नीचे वाले केस को हम लोग हाइपो सिंगुलम कहते हैं। आसान है, अगर ये सिंगुलम वाला आपको याद नहीं करना तो एटलीस्ट एपी वैल्व और हाइपो वैल्व जो है इतना तो दिमाग में रख ही सकते हैं। ठीक है। एपी वैल्व और हाइपो वैल्व। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लास ओवर होने के बाद जहां आप नोटवर्क कर रहे हैं ना, वहां पे एज इट इज इस डायग्राम को कॉपी कर रहे हैं। कुछ है नहीं इसको बनाने में, 1 मिनट का भी समय नहीं जाना है आपका। क्या करना है, ये नीचे वाला एक केस बनाना है और ये ऊपर वाला एक केस बनाना है, बस हो गया। इससे क्या होगा ना, देखने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अच्छा, जो डायटम्स का हमने वॉल पढ़ा था उसमें क्या स्पेशलिटी है। ठीक है। तो पहले समझ आ गया आपको? पहले मुझे इतनी बात बताएंगे, समझ आया सबको? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। है ना? तो अब हम लोग अलग से ही हेडिंग देते हुए करेंगे। किस चीज के बारे में हम लोग हेडिंग देंगे? अलग से हम लोग लिख ही लेंगे यहाँ पे, सेल वॉल्स इन डायटम्स। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसके अंदर। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जो आपने देखा, तो जो आपने देखा उससे क्या सीखा आपने? कि जो सेल वॉल है इसका, किसका? डायटम्स का, बहुत यूनिक है ये, ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अलग से बच्चों को इसको रखना होता है दिमाग में। ठीक है। तो इसके सेल वॉल के बारे में मैंने आपको कौन सी बात बताई है? सेल वॉल्स फॉर्म टू, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन
ओवरलैपिंग था, अभी अभी देखा आपने, ओवरलैपिंग शेल्स, इसमें ओवरलैपिंग शेल्स है, ठीक है, विच फिट टुगेदर, ये बहुत अच्छी लाइन है, विच फिट टुगेदर, इसको देखने के बाद हो ही नहीं सकता किसी बच्चे को समझ ना आए, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। सवाल ये उठता है, यहां तक तो ठीक है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल कैसे बन गया? तो उसका रीजन हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, द walls are indestructible। देखिए, पहले यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है जो टूटने वाला हो, तो इसको उल्टा बनाना हो तो ऑब्वियस है इनडिस्ट्रक्टिबल बना देंगे। तो द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब नहीं टूटेगा, जो नहीं टूटने वाला है। द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, क्या रीजन है? बिकॉज द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, ये 5 स्टार पॉइंट हो गया, विथ सिलिका। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डायटमेशियस अर्थ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, अब अगर आपको 5 किंगडम का नाम लिखा है, मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लेंटियन, हिमेलिया, तो प्रतिष्ठा को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि विच कैटेगरी ऑफ प्रतिष्ठा इज कंसर्न विद डायटमेशियस अर्थ, तो क्राइजोफाइट्स को टिक करेंगे। फिर पूछा जाए अगर कि इन विच कैटेगरी ऑफ प्रतिष्ठा वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, तब हम किसको टिक करेंगे? तब हम क्राइजोफाइट्स को मार्क करेंगे। तो इतना समझने के बाद क्या है कि किसी भी कॉर्नर से कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब इनडिस्ट्रक्टिबल हो ही गया तो इसके लिए फिर अब हमें सीखना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही। अब हम लोग यहाँ पे अलग से देखिए, बच्चे कहते हैं मैम हम डायटोमेशियस की स्पेलिंग भूल जाते हैं एग्जाम में। पहले डायटम लिख लेना है, पहले क्या करना है? डायटम लिख लेना है। डायटम को लिखने के बाद उसमें एशियस लगा देना है, डायटमेशियस बन जाएगा, ACEOUS, बस डायटम में एशियस लगा देना है, तो बन गया आपका यहाँ पे डायटमेशियस अर्थ बन गया। तो अभी अभी आपने सीखा कि डायटमेशियस अर्थ क्या है। तो डायटमेशियस अर्थ ये है कि डेथ के बाद जो डायटम्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स को अपने हैबिटेट में एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो उसको हम डायटमेशियस अर्थ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ cell wall deposits in their habitat तो जब ये डिपॉजिट्स अपने हैबिटेट में रख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ बनेगा उससे। फिर हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स is referred as डायटमेशियस अर्थ। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डायटमेशियस अर्थ बोलेंगे। डायटमेशियस अर्थ। आप क्रिस्टल क्लियर है, सबको समझ आया? ये हमने यहाँ पे डायटमेशियस अर्थ भी लिखा है, और ये कहाँ से आया? तो इसके लिए आपको सेल वॉल का
नेचर सीखना पड़ेगा डायटम्स का। उसको सीखने से क्या होगा, उसको सीखने से ये होगा कि आपको इतनी बात समझ आएगी कि किसका बना हुआ है, ये सिलिका का बना हुआ है। जब ये सिलिका का बना हुआ है तो क्या करेगा, तो जब ये सिलिका का बना हुआ है तो इंडेस्ट्रक्टिबल होगा। इंडेस्ट्रक्टिबल होने से क्या होगा, तो ये डायटोमेशियस अर्थ को फॉर्म करेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? मैम मुझे थर्ड वाला पॉइंट नहीं समझ आया। यस मैम, कौन सा? मुझे भी थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड वाला, जैसे डायटोमेशियस अर्थ का? यस मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, इसमें समझना क्या है? अभी अभी मैंने आपको ये शो करा डायटोमेशियस अर्थ, तो मैंने आपको एक ही बात तो इसमें बोली है कि डायटम्स के डेड रिमेन्स को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको डायटोमेशियस अर्थ बोलेंगे। समझना क्या है इसमें, यही तो बोला ओ मैंने। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसका जो वॉल है वो किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, और सिलिका कैसा होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो जब यस नहीं मैम। टूटेगा तो मैंने यही तो बोला, ये इसमें समझना क्या है, ये क्या है, डायटोमेशियस अर्थ है। ये कैसे बना, तो बिल्कुल देखिए, जीरो लेवल की लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, बहुत ही साधारण तरीके से। मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है हर चैप्टर का। पीडीएफ जैसे ऐसे मैंने ओपन करा स्क्रीन के ऊपर, मैंने बोल दिया हाँ हाँ हाँ, ऐसा 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 होता है। लेकिन आपके साथ साथ मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ, ताकि आपको समझ आए, समझ गए? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डायटोमेशियस अर्थ बोलने का मतलब क्या है, कि डायटम्स ने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट को अपने हैबिटेट में रिलीज किया। क्यों? डेथ होने के बाद उसके वॉल का कुछ होना नहीं है, तो वो जो इकट्ठा हुआ उसको डायटोमेशियस अर्थ बोलेंगे। अब क्लियर यस मैम। है ना? यस तो ये क्या हो गया, डायटोमेशियस अर्थ हो गया। अब क्राइजोफाइट्स के बारे में जब हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, जिससे कि आपके बुक ने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करा है, आप अपने बुक में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया होगा, द कैटेगरी ऑफ क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा, जो कि गोल्डन एल्गी तो बहुत बार पूछा गया है। गोल्डन एल्गी जो देखा भी आपने, और देख के आपने खुद ही बताया था कि कलर आपको कैसा दिख रहा है, गोल्डन दिख रहा है, तो उससे याद हो गया आपको गोल्डन एल्गी कौन है, तो डेजमिट्स है। ठीक है, डेजमिट्स आर गोल्डन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन एल्गी। आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, उसमें से डेजमिट्स को मार्क करना था। पिछले साल के क्वेश्चन चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट आपने जो डायटोमेशियस अर्थ बनाता है, दैट आर डायटम्स। नेक्स्ट आपने क्या देखा है, डायटम्स देखा है। हो गया बस। अब एग्जाम्पल लिखने के बाद अब हम लोग आएंगे डायटम्स के, क्योंकि डायटम्स लिखा ही है मैंने यहाँ पे, हम लोग इसके कमर्शियल यूज पे आएंगे। कमर्शियल यूज का मतलब है कि अब कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में कैसे और किस तरीके से डायटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। आप जब ना कोई लंच बॉक्स खरीद के लाते हैं, वाटर बॉटल खरीद के लाते हैं, या फिर अगर आपने शूज वगैरह ऑर्डर किया या शॉप में लेने गए, तो आपने देखा होगा डब्बे के अंदर ना एक सिलिका का पाउच होता है, देखा है आपने? यस मैम। देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा होगा। कोई ऐसे यस मैम। लंच बॉक्स, हाँ होता है ना। क्यों बता रही हूँ, सिलिका इज द ग्रेट मॉइस्चर एब्सॉर्बेंट। ये मॉइस्चर को खींचने वाला, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट है। कौन? सिलिका। अब इसको सीखने से आपको बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि जब मैं बच्चों को ये पॉइंट लिखवाती हूँ कि डायटोमेशियस अर्थ जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग इंसेक्ट रिपेलेंट बनाने में भी करते हैं, या इंसेक्टिसाइड बनाने में करते हैं। वहाँ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं मैम इसका इंसेक्टिसाइड कैसे बनता होगा, ये पॉइंट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
क्योंकि आसान है और बच्चों को समझ भी आता है तो मैं मार्क कर देती हूँ, कुछ नहीं जाता उसको लिखने में। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप एज अ फिल्टर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आप अपने बुक में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक बात लिखी हुई है, इसको आप किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। पहले आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है, पहले मैं उसको समझा देती हूँ आपको। तो कैसा है ये, नेचर में कैसा है, ग्रिटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस soil is used in polishing। पहली चीज तो ये होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हम लोग करते हैं क्या, इसका प्रिपरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, फिल्ट्रेशन एंड सिरप्स। फिर जब हम लोग वापस बात करते हैं डायटोमेशियस अर्थ के बारे में, तो इसका फेस स्क्रबर बनाने में भी यूज किया जाता है। कुछ ब्रांड्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, फेस स्क्रबर बनाने में यूज करते हैं इसका। और चीजों को क्या कर सकते हैं, मतलब स्क्रब भी कर सकते हैं इसे, डायटोमेशियस अर्थ मतलब इसके इस्तेमाल से, जो ग्रिटी नेचर का है उसकी वजह से। फिर जब हम लोग बात करते हैं तो जो डायटोमेशियस अर्थ है ये ना पैकेट में ऐसे बिकता भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि कहीं पे हमारे घर भर में इधर उधर कॉर्नर्स पे ना कुछ क्रैक्स है छोटे छोटे, तो हम डायटोमेशियस अर्थ का जो पार्ट है उसका पेस्ट बना के वहां पे हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है हमने इसकी कौन से नेचर का इस्तेमाल करा है, हमने देखा कि अच्छा ये जो डायटोमेशियस अर्थ है भाई ये इतना पावरफुल है कि इसमें सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इतना ये हार्ड और रिजिड डायटोमेशियस अर्थ जो है फॉर्म करने का काम कर रहा है। तो इसके पाउडरी फॉर्म में डायटोमेशियस अर्थ जब आप लिखेंगे ना, तो देखिए ये सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसका इस्तेमाल हम लोग जैसे घर में क्रैक्स वगैरह होते हैं ना, ये देखिए ऐसे पाउडरी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ये देखिए ऐसे। तो इसका क्या करेंगे, जैसे कॉर्नर्स वगैरह में जो क्रैक्स वगैरह है उसको वहां पे फिल करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा यूज है किसका, डायटोमेशियस अर्थ का। और अगर आप पानी में डायटोमेशियस अर्थ जो है उसको मिक्स करते हैं, तो ये क्या करेगा कि पानी के अंदर उन सारी चीजों को खत्म करने का काम करेगा जो कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करेगा। क्योंकि क्या है, किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो आप जब इसको डालेंगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है तो जिसकी वजह से क्या करेगा, उनको ये किल करने का काम करेगा, ठीक है। और डायटोमेशियस अर्थ जो है इंसेक्ट्स को इतना ज्यादा ड्राई आउट कर देगा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो मैं मेंशन कर देती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। हाँ, इसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। बहुत यूजेस है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, इतने यूजेस है इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डायटोमेशियस अर्थ causes insects to dry out and फिर बेचारा मरेगा, ये और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, ड्राई
आउट एंड डाई बाय, क्यों करेगा ऐसा? पूरा का पूरा मॉइस्चर जो है उसकी बॉडी का एब्जॉर्ब कर लेगा बाय एब्जॉर्बिंग the oils and fats from the cuticle of the insects, उसके एक्सोस्केलेटन से पूरा का पूरा मॉइस्चर जो है वो खींच लेगा। इंसेक्ट्स आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? उसके एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इंसेक्ट्स एक्सोस्केलेटन। लिख भी लिया होगा आपने और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इस पेज का। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे। यस मैम, डन। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। नो मैम। नो है मैम। ना, आसान सा है। समझने के बाद तो दुनिया की हर चीज आसान होती है। देखिए, ये मैंने स्टार्ट करा है, बहुत ही जीरो लेवल के लैंग्वेज से मैंने समझाया है आपको। क्राइजोफाइट्स मैंने आपको बताया, हैबिटेट कैसा है इसका, क्राइजोफाइट्स का हैबिटेट कैसा है? मैम फ्रेश वाटर प्लस marine मरीन environment. एनवायरनमेंट। वेरी गुड। ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? लार्जर इन साइज, माइक्रोस्कोपिक, कैसे है ये? माइक्रोस्कोप। मैम माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लैंक्टन? फ्लोट मैम पैसिवली। ATP release करने पर वाटर करेंट्स। ठीक है। they don't need air. हाँ, which category of protista is referred as chief producers in ocean? मैम क्राइजोफाइट्स। राइसोफाइट्स। ठीक है, वेरी गुड। What is the mode of nutrition in chrysophytes? मैम मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, वेरी गुड। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको अलग से क्वेश्चन दिया रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ डायटम्स, तो किसको टिक करेंगे हम लोग? मैम सिलिका। ठीक है, वेरी गुड। डायटमेशियस, द टर्म डायटमेशियस अर्थ इज कंसर्न्ड विथ, और मैंने अगर आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मॉल्स, यूग्लिनॉइड्स, तो किसको टिक करेंगे? मैम क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स को टिक। और अगर किंगडम पूछा गया तो प्रोटिस्टा को टिक करेंगे। और गोल्डन एल्गी इज द गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स कौन है? डेस्मिट्स है। ठीक। मैम डेस्मिन। और यूज, हाँ, यूजेस जो है वो आपने सीख ही रखा है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे यूज जो है बहुत इंटरेस्टिंग। आगे जाके जब आप गूगल में इसको सर्च करना स्टार्ट कीजिएगा तो डाइजेस्टिव ड्रग बनाने में यूज करेंगे। कोई फेस स्क्रबर बना रहा है कंपनीज में, जैसे कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल बिखर गया, तो अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, उसके ऊपर इसको ऐसे स्प्रेड करके फिर उसको वाइप आउट कर लीजिएगा वहां से। अगर कहीं पे ऑयल या तेल गिरा है, उसको अगर आप कपड़े से पोंछने की कोशिश कीजिएगा तो क्या पता चला और इधर उधर वो स्प्रेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। डायटोमेशियस अर्थ का जो पाउडरी फॉर्म है उसको वहां से वाइप आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों इंसेक्टिसाइड बनाते हैं? तो उसका रीजन ये है, बिकॉज इट्स अ बेस्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। तो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वैसे भी पूरा का पूरा क्यूटिकल जो है उसका ध्वस्त हो जाएगा, ऑयल फैट वैट सब खींच लेगा, तो बेचारे का होगा क्या, वैसे भी डेथ हो जानी है उसकी। तो आज के बाद से अगर आपको कभी भी वो सिलिका पाउच दिखे ना कहीं पे भी, तो उसको फेंकना नहीं है। जैसे कपड़े का कबर्ड हो गया या कोई ऐसा बैग वैग है जिसमें आपने कपड़े वपड़े भर के रखे हुए हैं, जब कभी आप निकालें तो बहुत काफी सालों के बाद आप निकाल रहे हैं, या फिर ठंड के कपड़े भी आपने नोटिस करा होगा कि जब ईयरली ही निकलता है, ऐसा तो नहीं कि कोई रेगुलर यूज करता है, तो आप देखेंगे छोटे मोटे टर्माइट्स वगैरह उसमें चलते रहते हैं, ऑब्वियस है। तो टर्माइट्स वगैरह जब चलते रहते हैं, तो अगर आप इन सारे सिलिका पाउचेस को उनमें डालते चले जाएंगे तो आप इंसेक्ट के खतरे से तो बच ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो ये भी आपने सीखा ये इस टॉपिक के अंदर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। समझेंगे तो समझने के बाद तो दुनिया की हर एक चीज आसान है।
थोड़ा ब्लर है ये, दूसरी इमेज की हेल्प लेते हैं हम लोग, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, इस वाटर में क्या खासियत दिख रही है आपको? ये जो वाटर मैम आपके बीच यहाँ, में थोड़ा रेड रेड टाइप है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सबको दिख रहा होगा रेड है, मुझे बताने की जरूरत तो है ना? ये देखिए, है ना? यस मैम। यस मैम। मतलब बिल्कुल प्रोमिनेंट, वेल डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि मुझे जबरदस्ती बोलना पड़े, देखो देखो थोड़ा थोड़ा रेड तो जरूर नजर आ रहा होगा, है ना? कुछ लोग तो यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं कि भाई ये देखिए, हमने एक ऐसा हैरत अंगेज नजारा दिखाया है जहाँ पे पानी का 2 कलर है ना? बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। एक्चुअली ये वाटर का जितना पार्ट आपको रेड दिख रहा है, इस पे डायनोफ्लैजिलेट्स कैटेगरी को बिलोंग करने वाला एक मेंबर है जिसका नाम है गोनियोलेक्स, वो प्रेजेंट है। उसका खुद का कलर रेड होता है ना, हालांकि वैरायटी ऑफ कलर्स के होते हैं, तो उसका खुद का कलर जो है गोनियोलेक्स का तो रेड होता है, जिसकी वजह से ये रेड टाइड कॉज करता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग रेड टाइड बोलते हैं। एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई हम और कुछ बोल सकते थे, टाइड वर्ड क्यों यूज किया यहाँ? हम लोग रेड टाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पे आपको ऐसा वाटर दिख जाएगा, इसके अंदर अगर आप जाके एनालिसिस सर्च करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, तो वैसे भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जानी है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ कौन कौन सा कलर नजर आ रहा है आपको, तो आप थोड़ा ध्यान से देखने के बाद ना आपको एक बात समझ आएगी। आप बोलेंगे कोई कलर तो बचा ही नहीं इसमें। पहली बात तो ये है कि अगर वैरायटी ऑफ कलर्स आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ यहाँ पे क्या है, कलर वेरिएशन तो अलग अलग है, वो भी है। कुछ तो एक ही की बॉडी में देखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ कलर्स के शेड्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे अलग से, क्या? दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जो कलर जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हम उसको बोल देंगे कि इस कलर का प्रेजेंट होगा। अब ना एक चीज देखेंगे ध्यान से, ये जो आपको सब दिख रहा है ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है? हम अगली कैटेगरी डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हर एक बच्चे को गड्ढे जैसा, ग्रूव जैसा दिख रहा है, ये देखिए, यस मैम। है ना? इसके लिए पॉइंट आएगा अलग से। सबको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक ग्रूव जैसा जो है यहाँ पे गड्ढे जैसा ये कैरी कर रहा है। जब मैं आपको फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बारे में इसमें सिखाऊंगी, तो हम लोग यहाँ पे ये स्पेशल पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है? तो इतना देखने के बाद हम लोग अब क्या करते हैं, बेसिक पॉइंट्स जो है डायनोफ्लैजिलेट्स का वो मेंशन करते हैं, अपने आप आसान होना स्टार्ट हो जाता है। उधर से माइक म्यूट कर लेंगे, किसी का ऑन रह गया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट हैबिटेट से, क्या दिक्कत है? हैबिटेट में वहां हमने लिखा था क्राइजोफाइट्स में फ्रेश वाटर प्लस मेरीन वाटर, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, मोस्टली मेरीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? मोस्टली मेरीन लिखेंगे। फिर अगर कोई आपसे पूछे चलो ठीक है अभी ये बता दो इसका न्यूट्रिशन क्या होगा या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, तो ये फोटोसिंथेटिक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे ये। तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। आपको कौन कौन सा कलर इसका देखने को मिलता है, ठीक है? तो कलर्स के बारे में हम लोग बात करें तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स जो है वो देख, अभी अभी देखा आपने, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने देख के सीखा है मैं उतना ही लिख रही हूँ अभी। येलो देखा, ग्रीन देखा आपने, ब्राउन के भी बहुत सारे शेड्स में, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, एक्स वाई जेड, बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, ब्लू भी देखा आपने,
और जब गोनियोलिक्स पढ़ाऊंगी तो वो तो जाना ही जाता है किस चीज के लिए, रेड कलर के लिए जाना जाता है। ब्लू एंड लगा देती हूँ यहाँ पे, एंड रेड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स। जैसा पिगमेंट, बायो में कलर को पिगमेंट कहते हैं, तो जैसा उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग उसका कलर आएगा। ठीक है, अब अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको यहाँ पे ग्रूव नजर आ रहा है, इस पेज पे इतना ही रखूंगी क्योंकि फ्लैजेला के लिए मैं एक दूसरा पेज दूंगी। ठीक है, आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। I'm done. चलिए ठीक है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ये डायनोफ्लैजेलेट्स आपको दिख रहे हैं, अभी अभी जो आपने देखा इमेज में, इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इन सारे डायनोफ्लैजेलेट्स में स्पेशलिटी क्या है कि अलग से आपको ग्रूव नजर आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसको ग्रूव भी बोल सकते हैं, फरो भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फरो भी बोल सकते हैं। अब इसके फ्लैजेला अरेंजमेंट पे इतने क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इस को पढ़ने के अंदर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत ही आसान और इजी सा टॉपिक है। तो क्वेश्चन बचता किससे है, सिर्फ इसके फ्लैजेला के ऊपर क्वेश्चन बचता है। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या बचता है कि विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज रेड टाइड। इसके सिवा तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग इस पार्ट में, आसान सा है। अब इसको समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए जब आप इसको देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, ये यहाँ पे ऐसे गड्ढे सा दिख रहा है आपको, ग्रूव दिख रहा है, दिख रहा है ना। Yes, sir. अब इसमें दो फ्लैजेला है, इसमें क्या है, टू फ्लैजेला है। फ्लैजेला को अगर आप सिंगुलर बोलना चाहते हैं तो फ्लैजेलम बोलेंगे, फ्लैजेला नहीं बोलेंगे। फ्लैजेला लिखा है, ये आपको दो फ्लैजेला दिखाना चाह रहा है। ठीक है, एक और इमेज की हेल्प लेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला शो करना चाहती हूँ वो नहीं दिख रहा है। एक ग्रूव वाला तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बेस्ट दिख रहा है इसमें। थोड़ा ब्लर है बट ठीक है, इससे समझ आ जाएगा। देखिए फ्लैजेला है, इसके टू फ्लैजेला है, बात रखनी है। एक फ्लैजेला तो आपका लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब ऐसे अगर हम देखें तो लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। Yes, ma'am. आपका वॉइस में कुछ आवाज है। आप क्लियर जा रही है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। रिप्लाई करेंगे उधर से, आप क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वो एक्चुअली नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, उसकी वजह से वॉइस कम जा रही होगी आपको। देखिए तो मैं क्या बोल रही थी आपको, जैसे आप बेल्ट लगाते हैं ना, बेल्ट, ठीक है, तो एक जो फ्लैजेला है इसका ट्रांसवर्सली इस ग्रूव के चारों तरफ पीछे से भी, अब पीछे तो मैं बना नहीं सकती इसके, तो एक ग्रूव के चारों तरफ लिपटा हुआ एक फ्लैजेला होगा जिसको ट्रांसवर्स फ्लैजेला कहते, ट्रांसवर्स फ्लैजेलम कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके पास क्या हो गया, टू फ्लैजेला हो गया।
तो एक क्या हो गया, एक देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो निकला है ये इसके ग्रूव के अराउंड पूरा का पूरा जैसे बेल्ट होता है ना, वैसे ट्रांसवर्स फ्लैजलम ये देखिए पीछे से घूम के यहाँ आया हुआ है। पहले इतनी बात समझ आई। एक जो फ्लैजलम है इसके ग्रूव में नहीं समझ आया तो जैसे आप बेल्ट लगाते हैं ना उसका एग्जांपल समझ जाइए। तो एक ट्रांसवर्सली क्या हो गया, जो इसका फरो है उसमें घूम के पूरा आया, और दूसरा जो फ्लैजला है वो देखिए यहाँ पे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली निकला, इसका मन ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे कैसे भी जाए। तो इसका हम नाम ही क्या रख रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स रख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला टॉपिक में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सुपर इजी टॉपिक है। बस आपको क्वेश्चन सिर्फ फ्लैजिला से पूछा जाना और एक रेड से पूछा जाना, बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें। तो जब कोई आपसे पूछे कि आपको बताना है, मेंशन करना है फ्लैजिला पोजिशनिंग, फ्लैजिला पोजिशनिंग इन डायनोफ्लैजिलेट्स, तो वहां पे आपको ये मेंशन कर देना है कि अच्छा ठीक है 2 फ्लैजिला है तो हम क्या करते हैं दोनों के पोजिशनिंग के बारे में लिख देते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फिर। तो हमने यहाँ पे पहले वाले फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिलम के बारे में, एक है तो फ्लैजिलम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 फ्लैजिलम, ठीक है, जो है इसका लाइज लॉन्गिट्यूडनली। अभी अभी देखा आपने, एक क्या है लॉन्गिट्यूडनली। दूसरे के बारे में बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है ये हो गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 लॉन्गिट्यूडनली है। दूसरा क्या है यहाँ पे, सेकेंड वाला जो है दैट इज प्रेजेंट ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो फरो किसके बीच में था, उसके वॉल प्लेट के बीच में था। तो दूसरे के बारे में हम लोग लिखेंगे अदर ट्रांसवर्सली इन अ transversely in a furrow between the wall plates। ये between the wall plates क्यों लिखा है, मैं ये भी आपको वापस से शो कर रही हूँ इमेज से, हालांकि आप समझ भी गए होंगे। between the wall plates, तो ये हो गया एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्सली। बस कॉपी में ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसको देखने से क्या होगा, याद भी जल्दी होगा और समझ भी आएगा कि हमने क्या लिखा है। चलिए अब देखिए, मैंने लिखा है बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ये हो गया, लिखा हुआ हो गया सबका। यस मैम। तो जब आप यहाँ पे इतने सारे डायनोफ्लैजिलेट्स देख रहे थे, एक्चुअली क्या होता है, जो ग्रूव है, जैसे हम यहाँ तो बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये जो इसके पास फरो है, इसके ऊपर वाले प्लेट और नीचे वाले प्लेट में स्टिफनेस और हार्डनेस होती है। तो सवाल ये उठता है कि इसको ये स्टिफनेस और हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड कौन करता है। तो ये इसलिए हार्ड होता है, स्टिफ होता है, क्योंकि ये भी सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं। ये भी कैसा है, ये सेल्यूलोजिक प्लेट्स है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या इस्तेमाल करते हैं कि इनके प्लेट्स के बीच में ये अवेलेबल है। तो उसके नीचे एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर देते हैं। पहले आपने फ्लैजेला लिख लिया, ये हो गया। इसके बाद यही हम लोग मेंशन कर देंगे ये कैसा स्टिफ और हार्ड होता है। द cell wall has
stiff cellulose plates on the outer surface हार्ड होता है, ये स्टिफ होता है, किसकी वजह से? सेलुलोजिक प्लेट्स की वजह से। फिर आपने क्या किया? फिर आपने जो फ्लैजेला का पोजिशनिंग है वो भी आपने इजीली लिख लिया। बचा क्या हमारे पास? रेड टाइड्स का टॉपिक बचा। आसान सा छोटा सा टॉपिक है, मैंने पहले ही बोला था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स के बारे में जब हम लोग मेंशन करें तो हम लोगों ने रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स का टैग ही दे रखा है गोनियोलेक्स को। कौन है? तो याद रखना है आपको नाम किसका? गोनियोलेक्स का। GONYAULAX। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स that is गोनियोलेक्स causes red tides। इतना याद है, बहुत इंटेलिजेंट है। Which organism causes red tides? तो गोनियोलेक्स। क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? और यहाँ पे एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो अभी अभी देखा आपने, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपने खुद ही देखा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दे मेक द सी अपीयर रेड। ठीक है, तो इसी को हमने टर्म दिया था रेड टाइड्स। अब टाइड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट सिक्रीट्स टॉक्सिन। ये क्या करेगा? टॉक्सिन सिक्रीट करने का काम करता है। टॉक्सिन्स released by गोनियोलेक्स kill other animals such as fishes, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको सरवाइव करता हुआ नहीं दिखेगा। फिशेस। तो मैम जितनी जगह में ये प्रेजेंट होंगे उतनी जगह में एनिमल्स नहीं होंगे, या दैट होल हाँ मरीन विल हाँ बी? हाँ, जहाँ जहाँ पे जिस पार्ट में होगा उतने प्लेस पे बिल्कुल नहीं होगा। मतलब उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नहीं, यहाँ जितने दूर में, जैसे मैंने आपको शो करा कि ये जो वाटर है ये क्या है, यहाँ पे इतने पार्ट में अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये इतने पार्ट में है। तो इतने पार्ट में एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इस वाटर को आप ले जाके जब एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको गोनियोलेक्स 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 दिखिएगा, लेकिन इतने पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो कहाँ होगा? तो भाई वो भी स्मार्ट है, वो क्यों जाएगा टॉक्सिन से मरने के लिए? वो यहाँ होगा जहाँ पे ये गोनियोलेक्स नहीं होंगे, तो इस वाटर में अवेलेबल होगा। तो आपको जो ऐसे वीडियोस देखने को मिलता है ना यूट्यूब पे कि एक साइड में रेड कलर है, एक साइड में ब्लैक कलर है, या एक साइड में नॉर्मल वाटर है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हाँ, कि वहां पे जहाँ गोनियोलेक्स प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। जहाँ नहीं होगा उसका नॉर्मल वाटर कलर होगा। ठीक है। तो मैम लाइक इनका बाउंड्री होता है, या ये उनसे भी ज्यादा जा नहीं 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 सकते नहीं, हैं? बाउंड्री नहीं होता, ये कहीं भी जा सकते हैं। समझ गए? कोलोनाइज करके रहते हैं तो एक जगह ये नॉर्मली वैसा नजर आता है। ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए मेरे साथ साथ फास्ट असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखेंगे। आज बहुत अच्छी बात है, हमने 2 टॉपिक्स कर लिया। मैंने सोचा था एक ही हो पाएगा, लेकिन दोनों हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप भी पीसफुली सुनते रहे तो हो गया। पिछले साल मैंने कराया था तो एक क्लास में एक ही टॉपिक हुआ था। चलिए, पहला, और बहुत ही आराम से मैंने समझाया, ऐसा भी नहीं कि आपने भाग भाग के किया। चलिए,
नेम द गोल्डन एल्गी, क्या होगा? आंसर इज मैम डेस्मिड। डेस्मिड्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म causes red tides? आंसर मैम डाइनो टोनी। फ्लैचेलेट्स। हाँ, वो तो ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स भी विद इन ब्रैकेट जरूर डाल लेंगे, ये तो खैर है ही है, मैम लेकिन हम लोग क्या गॉनियोलेट्स। करें? हाँ, गोलियोलिस। इसको रखेंगे और जब विद इन ब्रैकेट डाल देंगे, दोनों ही याद रखें तो अच्छी बात है। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे which category of protista poses, kingdom है, protista poses silica in its wall? Answer is मैम ट्राइजोफाइट। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। राइजोफाइट। इस पेज में कोई डाउट किसी को? नो मैम। मैम। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। मेंशन, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, आंसर आप मैम बताइए। ट्राइजोफाइट। ट्राइजोफाइट्स। हम्म, चलिए, फर्क पड़ गया ना, सीख लिया ना आपने, फटाफट आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नेम द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा which is concerned with red tides? अब क्या लिखेंगे? मैम डाइनो फ्लैचेलेट्स। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे कॉपी करके सिर्फ मैं एक चीज बदल दूं इसमें, क्या? कंसर्न्ड विद, मैं रेड यहाँ पे डायटोमेशियस सर्च कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा आंसर? मैम ट्राइजोफाइट्स। है ना, ठीक है, वेरी गुड। क्राइजोफाइट्स। प्रोटिस्टा की कैटेगरी पूछ रहे हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स किसके साथ कंसर्न था? रेड टाइड के साथ। लेकिन जब आया था डायटोमेशियस सर, तो ये कहाँ पढ़ा आपने? तो क्राइजोफाइट्स में पढ़ा, ये पूछने का मतलब था क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चले। यस मैम। जी मैम। 7th, write a detailed note on wall in डाइटम्स। लिखने के साथ साथ जो मैंने लिख रखा है ना, उसको लिखने के साथ साथ एक जो डायग्राम है उसको बना जरूर लेंगे नोटबुक में याद से, ठीक है। इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता ओके मैम। है ना। जब मैंने आपको वॉल बताया इसका, ये देखिए, मतलब क्या हुआ बोलने का कि ये जैसे आपके पास है, तो आंसर में इतना लिखने के बाद
आपको क्या करना पड़ेगा, वो डायग्राम भी जो मैंने एक सोप केस लाइक डायग्राम शो करा, कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, उसको 30 सेकंड लगेगा बनाने में, 2 केस बनाना है बस। तो आंसर में क्या करेंगे, ये तो खैर लिख ही देंगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, वहां से कॉपी किया मैंने। चलिए 8th क्वेश्चन लिखेंगे। एक्सप्लेन rhizophytes 9th डिस्क्राइब। जितना आपने आज की क्लास में सीखा है ना, खुद से लिख के देखेंगे, कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर छूट रहा है या लिखना नहीं आ रहा, तो मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिस्क्राइब डाइनोफ्लैजेलेट्स। Okay, ma'am. हाँ, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what do you understand by red tides। पहली बात तो ये है ना कि जिस बच्चे ने बायो की बुक देखी नहीं है, उसको तो ये समझ नहीं आएगा कि ये रेड टाइड जो वर्ड है ये है क्या, इसका मतलब क्या है, किससे कनेक्टेड है, क्या होता है। तो आप समझ चुके हैं, तो आपको वहां पे बता देना है कि दे मेक सी टू अपीयर रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डायनोफ्लैजेलेट दैट इज गोनियोलिक्स। बस इतना लिख देना, आपको समझ गए, Yes, ma'am. है ना। कोई डाउट नहीं आज की क्लास में। No, ma'am. लीव करूं मैं? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.